साथियों, सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग क्लासेज चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज की इतिहास की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे थे, वो महत्वपूर्ण विषय है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पूर्व की क्लासों में आप देख चुके हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के आने का क्रम क्या था, किस समय ये भारत में पहुंची थी, कौन से क्षेत्र में उन्होंने निवास किया और आगे चलकर वो भारत के किन प्रदेशों में नगरीय रूप में वो बस गए थे। इससे पहले जो क्लास में बता चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किन प्रजातियों के थे और भारत में जो बसे थे उसका उत्तरी क्षेत्र क्या था, दक्षिणी क्षेत्र क्या था, उससे आगे की कड़ी आज जोड़ने वाले हैं। दोस्तों, पहले की जो कक्षा थी उसका रिवीजन करते हुए आगे की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम देख चुके थे, एक बार पुनः विस्तार पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय क्षेत्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो घिरा हुआ था वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है और भारत के देशी विस्तार के आधार पर हम देख चुके थे कि उत्तरी क्षेत्र में जो स्थान था वो कौन सा था, मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर था। दोस्तों, सुतका गेंडोर एक बंदरगाह भी था और एक पश्चिमी व्यापारिक स्थल भी था। आगे सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में चर्चा कर चुके थे, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे विद्वानों के अनुसार वो कौन कौन से थे। पहला, सिंधु सभ्यता में लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा जो बताए गए हैं वो लोग आर्य थे। दूसरा, गार्डन चाइल्ड ने जो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन लोगों को बताया। तीसरा, राखलदास बनर्जी ने इनको द्रविड़ कहा है। चौथा, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दस्यु या दास कहा है। नृतत्व शास्त्रियों या भूगर्भ शास्त्रियों ने इनकी प्रजातियों का उल्लेख किया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रजातियां थी, किन किन प्रजातियों के लोग निवास करते थे, उनमें 4 प्रजातियां मुख्यतः थी। पहली प्रजाति जो यहाँ पर निवास करती थी वो सुमेरियन या भूमध्य सागरी कहलाती थी। सुमेरियन या भूमध्य सागरीय लोगों की अधिकांश संख्या होने के कारण बहुतायत इन्हें माना गया है। आगे दूसरा जो प्रजाति बताई गई है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तीसरा जो इनको बताया गया है वो मंगोलायन थे और चौथी जो प्रजाति थी वो है दोस्तों द्रविड़ या इनको कहा गया है आल्पलाइन। आल्पाइन प्रजाति द्रविड़ रूप में ही विकसित हुई है। आगे चलें, सिंधु सभ्यता की जो जानकारी, इसकी खोज और नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, उसके बाद इसका विधिवत रूप से वैज्ञानिक रूप से उत्खनन कैसे हुआ, उसके पश्चात इनके नाम कैसे रखे गए, उनके बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों, ये प्रयास ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। अंग्रेजों ने जो हमारा ऐतिहासिक कालक्रम है या हमारा जो इतिहास की जो व्यवस्था है उनको सुव्यवस्थित रूप से बनाने का प्रयास किया है। अंग्रेज विद्वान जो भारतीय इतिहास का निर्माण करने के लिए तत्पर थे, वे लोग एक कलकत्ता में उनकी राजधानी में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना करके उसे विधिवत रूप से इतिहास क्रम लिखने के लिए तत्पर थे। सबसे पहले जो इस सभ्यता का प्रथम स्थल था हड़प्पा, उस हड़प्पा की जानकारी कैसे मिले। पहला जो बिंदु आता है दोस्तों, प्रथम जानकारी एवं खोज, तो उसमें पहला स्थान आएगा हड़प्पा। और हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी जो मैं समय के अनुसार लेके आया हूँ, इस समय के अनुसार आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जानकारी दी है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसोन के द्वारा। चार्ल्स मैसोन ने 1826 ईस्वी में पहली बार जानकारी दी कि हड़प्पा पर कुछ पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं और अगर खोदा जाए या उत्खनन किया जाए तो वहां पर किसी न किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सकती है। आगे चलें तो इसी के आधार मानकर 1856 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई दोस्तों 1853 ईस्वी में।
उसी क्रम में पाकिस्तान के क्षेत्र में जो कराची से लेकर जो लाइन लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो ब्रंटन बंधुओं ने जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उसमें से उत्खनित सामग्री के द्वारा देखा है कि वहां पर पुरावशेष प्राप्त हुए। तो उन ब्रंटन बंधुओं ने 1856 ईस्वी में ये जानकारी पुरातत्व विभाग को दी। आगे चले, 1861 ईस्वी में विधिवत ढंग से पुरातत्व विभाग की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कलकत्ता में की गई और प्रथम निदेशक जो बनाए गए थे वो थे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमारे साहित्यों, जो प्राचीन साहित्य थे उसके आधार पर हमारे इतिहास का निर्माण करने के पक्षधर थे। जब ये पूर्व में जानकारी मिल रही थी कि वहां से पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, सर्वे या वहां पर जाकर अवलोकन जरूर किया है, लेकिन किसी प्रकार का उत्खनन करने में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। इसी प्रकार 1904 ईस्वी में जब इस पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन मार्शल बने तो उन्होंने पुरातत्व को महत्व देकर उसमें उत्खनन कराने का प्रयास किया था। दोस्तों, इन्हीं के निर्देशन में सबसे पहले 1921 में जो सहयोगी हैं दयाराम साहनी को लेकर इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कराया है। भारत में पहली बार सिंधु सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा स्थल से हुआ है दोस्तों, और वो उत्खनन करने वाला जो व्यक्ति था दयाराम साहनी है, लेकिन किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया दोस्तों। आगे चलें, इसी प्रकार 1922 ईस्वी में अगले वर्ष जो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इस मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने का प्रयास जो राखलदास बनर्जी ने किया। राखलदास बनर्जी जो कुषाण काल में स्थापित एक बौद्ध स्तूप का अवलोकन कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, और उसके आसपास बहुत पुरातात्विक सामग्री मिली। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। दोनों स्थलों से प्राप्त उत्खनित सामग्री का परीक्षण भारत में उस समय नहीं हो सकता था। इस कारण जॉन मार्शल दोनों से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसका परीक्षण करने के लिए वो ब्रिटेन और लंदन ले गए। वहां की प्रयोगशालाओं में उन्होंने परीक्षण किया और परीक्षण करने के साथ उन्होंने ये पाया कि ये जो सामग्री है ये काफी महत्वपूर्ण है। उनका वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन किया और समय के आधार पर उन्होंने ये शोध सामग्री वहां पर प्रचलित एक लेख प्रकाशित पुस्तिका है जिसका नाम है लंदन वीकली। लंदन वीकली नामक पत्रिका में उन्होंने 1924 में एक लेख प्रकाशित किया, वैज्ञानिक लेख। उस वैज्ञानिक लेख का नाम है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। अंग्रेजी में इसका हिंदी नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये शोध प्रकाशित करके उन्होंने हमारी सभ्यता की प्राचीनता को प्रामाणिकता प्रदान कर दी। इस कारण जानकारी से लेकर प्रथम नामकरण और खोज किस प्रकार से हुई ये आपने देखा कि प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी और उसके लगभग 100 साल बाद इस स्थान पर उत्खनन किया गया और प्रामाणिकता सिद्ध करने का श्रेय जॉन मार्शल को जाता है, जो तात्कालिक पुरातत्व विभाग के क्या थे? निदेशक थे दोस्तों। आगे चलें, जब इस प्रकार से उत्खनन क्रमशः होता गया तो इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिला। लेकिन जो पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं उसके आधार पर इस सभ्यता का नामकरण क्या दिया गया। सर्वप्रथम जो नाम है अभी देख ही चुके हैं, प्रथम नाम जो सिंधु घाटी की सभ्यता का दिया गया है वो किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया। और किस पत्रिका में दिया है? लंदन वीकली में शोध पत्रिका में लिखा, 1924 में दिया गया। इसका दूसरा नाम पड़ता है दोस्तों इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? जब चार्ल्स मैसन ने प्रथम जानकारी भी हड़प्पा की दी, 1921 में दयाराम साहनी ने भी जो उत्खनन किया था वो भी हड़प्पा का किया और हड़प्पा के उत्खनन के पश्चात ही अन्य स्थलों का उत्खनन किया गया। इस कारण पुरातत्व में एक परंपरा है, जिस स्थल की जानकारी या जिस सभ्यता की जानकारी प्रथम स्थल से होती है उसी के आधार पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। इस कारण इसका दूसरा नाम जो पड़ा हड़प्पा सभ्यता कहलाई। आगे चलकर जब इसका भारत में काफी विस्तार मिला
ये जो विलुप्त हो गई सरस्वती नदी के किनारे इसकी सघन बस्तियां देखने को मिली, और सिंधु घाटी पर या सिंधु नदी के आसपास विकसित नगर मिले, लेकिन इसका विस्तार सरस्वती नदी तक भी था। तो इस सभ्यता का तीसरा जो नाम आता है वो है दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता। आगे चलें तो धात्विक दृष्टि से जो ये लोग जिस सामग्री का ज्यादातर प्रयोग करते थे, उस प्रयोगित सामग्री के आधार पर इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, जिसका अवलोकन या अवगत मैंने पहले करा दिया है। आगे चलें तो इस सभ्यता का एक दूसरा नाम और है, वो है दोस्तों ये इनके चमत्कार के कारण। और चमत्कार क्या देखने को मिलता है? भारत में पहली बार नगरों की स्थापना, और नगर व्यवस्थित सुनियोजित थे, पक्की ईंटों के पक्की सड़कों के द्वारा पक्के मकान बनने हुए मिलते हैं। इसलिए भारत में प्रथम नगरीकरण या प्रथम नगर क्रांति भी इसी सभ्यता को कहा जाता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरी क्रांति या नगरी सभ्यता के नाम से इस सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उनका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। लेकिन एक सामान्य रूप से उन स्थलों की चर्चा करने जा रहे हैं कि वो स्थल कौन कौन से थे, जिनके बारे में आगे बार बार चर्चा आएगी। तो स्वतंत्रता से बात लेते हैं हम। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ और उसी समय भारत का विभाजन भी हो गया था। लेकिन इससे पूर्व सबसे पहले उत्खनन हुआ है दोस्तों 1921 में। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार के उत्खनित की व्यवस्था चलाई जा रही थी। अंग्रेजों के निर्देशन में यह कार्य सुचारू रूप से संचालित था। 1921 से लेकर 1947 तक जो भी स्थल खोजे गए या उत्खनित किए गए वो ज्यादातर पाकिस्तान में चले गए। विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले गए। तो 1947 के समय कितने स्थल उत्खनित किए जा चुके थे या उनकी खोज की जा चुकी थी? उन स्थलों की संख्या है दोस्तों 40। ऐसी 40 बस्तियों की खोज की जा चुकी थी। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा और अधिक प्रयास किया गया। वर्तमान में सिंधु पाकिस्तान क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र को मिलाकर टोटल लगभग 1500 स्थल खोज लिए गए। 1500 बस्तियों का जो प्रमाणीकरण उत्खनित किया जा चुका है, उनमें से लगभग ज्यादा संख्या जो स्थानों की है वो पाकिस्तान में है। 1000 बस्तियां लगभग पाकिस्तान की खोज ली गई और 500 से अधिक संख्या जो है वो भारत में मिली है। भारत में जो बस्तियां मिली हैं, उन भारतीय बस्तियों में सर्वाधिक संख्या किस राज्य में देखी जा सकती है? वो है दोस्तों गुजरात। समुद्र के किनारे व्यापारिक बस्तियां अधिक संख्या में बसी हुई थी। तो भारतीय स्तर में सर्वाधिक संख्या गुजरात में देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन अगर सर्वाधिक विकसित अवस्था में देखा जाए तो वो पाकिस्तान में मिलती है। और पाकिस्तान में जो है अब उत्खनित काम कम हो गया, धीमा हो गया, और भारत में ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आगे चले। आकार की दृष्टि से विद्वानों ने बताया है और विद्वानों के आधार पर हमारी केंद्रीय संस्थान NCERT ने क्रमशः आकार की दृष्टि से 6 बड़े स्थल बताए हैं जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर हैं। उन 6 स्थलों के बारे में चर्चा की गई है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हेक्टर की दृष्टि से बताया गया है कि उसका आकार, क्षेत्रफल लगभग कितना है? 250 हेक्टर देखा गया। दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है और हड़प्पा का आकार लगभग 150 हेक्टर बताया गया। इसी प्रकार तीसरा जो स्थल है आकार की दृष्टि से बड़ा, वो धोलावीरा है। तो भारतीय क्षेत्र से पूछे तो पहला नाम आता है धोलावीरा। ये दोनों उपरोक्त दोनों स्थल पाकिस्तान में है। चौथा जो बड़ा स्थल देखा जाता है राजस्थान का कालीबंगा है। इसका आकार लगभग 90 हेक्टर बताया गया। इसी प्रकार जो 5वां जो स्थल है जो आकार की दृष्टि से बड़ा है, उस स्थल का आकार बताया गया है 80 हेक्टर। और 6वां जो स्थल है दोस्तों वो बताया गया है घनेरी वाला। ये घनेरी वाला जो है 80 हेक्टर देखने को मिलता है। इस प्रकार क्रमशः आकार की दृष्टि से 6 बड़े स्थल जो NCERT ने सुझाए हैं। अब आगे चलें दोस्तों कि ये जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पर खोजे गए, कहाँ कहाँ पर मिले हैं,
ये स्थान और उनकी विशेषता के आधार पर सभी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर उन महत्वपूर्ण स्थलों का मैं एक दृष्टि से आपके सामने अवलोकन करने जा रहा हूं। फिर एक एक स्थल को लेकर विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में कौन कौन सी पुरातात्विक बस्तियां जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी वो मिली हैं। पहला अफगानिस्तान में 2 सैंधव स्थल हैं। पहला जो है शौर्तगुही और दूसरा है दोस्तों मुंडी गाग। आगे चलें पाकिस्तान में भी एक क्षेत्र विशेष को लेकर चलते हैं। तो पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र, उसमें कौन सा स्थान है? एक ही है, उसका नाम है दोस्तों गुमला। पाकिस्तान के ही पंजाब क्षेत्र में चले हैं तो पश्चिमी पंजाब में कौन कौन से स्थान आते हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे। उनमें सबसे पहला आता है हड़प्पा, उसके बाद है जलीलपुर, उसके बाद है डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सराय खोला। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हड़प्पा है। ये कौन से पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी पंजाब में आता है। पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा स्थल था। इसी प्रकार आगे बात करें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल थे। उसमें आता है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, नाल। ये जो सभ्यताएं हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थे। अब आता है दोस्तों, मैं भारतीय क्षेत्र की चर्चा करने जा रहा हूं कि भारत में जो स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो क्षेत्र विशेष के आधार पर कौन कौन से स्थल हैं वो देखना चाहेंगे। भारत के से पूर्व एक बलूचिस्तान वाला छूट गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सा स्थान है? सुतका गेंडोर और बालाकोट। आगे चलते हैं भारत में जो स्थल आएंगे, सबसे ऊपर वाला स्थल देखते हैं वो कौन सा है? जम्मू में दोस्तों एक ही जो स्थल था जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, मांडा, चिनाब नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ था। भारत के दक्षिण ओर चलते हैं तो ये पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब जिसे हम पाकिस्तान में कह रहे थे, और पूर्वी पंजाब जो है वो भारतीय क्षेत्र में विकसित था। उसमें कौन कौन सा स्थान आता है? रोपड़, संगोल, चक 86 और चंडीगढ़ लिया गया। आगे चलें कि भारत के हरियाणा में कौन कौन सा पुरातात्विक स्थल था। उसमें आता है बनावली, जिसे बनवाली भी बोलते हैं या बनावली भी कहते हैं। आगे आता है राखीगढ़ी, मिताथल और भगवानपुरा। आगे चलें, ये हरियाणा के स्थल हैं। हरियाणा के स्थलों की चर्चा बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है। पंजाब वाले जो रोपड़ हैं, संगोल हैं, इनकी चर्चा भी कई बार आ चुकी है। गुजरात, भारत के तटीय क्षेत्र में जो गुजरात स्थान है, उस गुजरात में कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल पहला आता है वो है दोस्तों लोथल। उसके बाद आता है धोलावीरा, रंगपुर और भगवतराव। ये पुरातात्विक स्थल जो हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिए हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये जो स्थल हैं, इन स्थलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं जिनकी चर्चा बार बार करेंगे और पूछे जाने वाले प्रश्न है। सबसे पहला तो जैसे आता है कि सबसे उत्तरी छोर जो अफगानिस्तान की जो स्थल है वो कितने हैं? 2, जो आपको ध्यान में रखना है, शौर्तगुही और मुंडी का। अगर सबसे उत्तरी छोर के पूछे तो। दूसरा, इस क्षेत्र में नहरों का विकास भी था। अगर ये कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों की जानकारी कहाँ से मिली है, तो यही 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान में है जहाँ से नहरों के कुछ प्रमाण मिले हैं। आगे चले, पाकिस्तान के जो कि हड़प्पा स्थल हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम स्थान है, उत्खनन भी पहले हुआ है और यहाँ से बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियां भी मिली है और आगे चलकर ये सिंधु सभ्यता की राजधानी भी कहलाएगा, इसी कारण अधिक महत्वपूर्ण है। आगे चले, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा उत्तम नगरीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। बहुत सारी सामग्री जो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। उसी के पास चनहूदड़ो
जो औद्योगिक नगर कहलाएगा, श्रृंगारिक स्थल कहलाएगा, इस कारण ये प्रसिद्ध है दोस्तों। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, ये व्यापारिक स्थल भी था और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो है बंदरगाह भी था। इधर मेसोपोटामिया, मिस्र और जो यूनान की सभ्यता थी, वहां पर हमारा व्यापारिक आदान प्रदान का बीच का केंद्र था। इस व्यापारिक केंद्र में बहुत सारी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। सुतका गेंडोर। भारत में आ जाएं दोस्तों, तो भारत में जो स्थल बताए गए हैं, जम्मू कश्मीर वाला भाग, मांडा उत्तरी छोर है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। पूर्वी पंजाब का महत्वपूर्ण स्थल रोपड़। दोस्तों यहाँ पर आगे प्रश्न पूछेंगे आपसे, मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते के अवशेष रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हरियाणा में जो दो स्थल हैं, बनवाली और एक राखीगढ़ी। बनवाली और राखीगढ़ी जहाँ से हमें गेहूं और हल के साक्ष्य के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। ये दोनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चले गुजरात में दोनों स्थल जो लोथल और आपका धोलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह था जहां से आपको गोदीवाड़ा व्यापारिक स्थल, आपको तोल माप के बाट या चावल की भूसी, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार जो धोलावीरा है, धोलावीरा से आपके प्रश्न है जो उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था, जलाशयों की व्यवस्था के प्रश्न आपसे पूछने अपेक्षित है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।